हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। ये चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा। ओके अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। ओके, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to be a democratic capitalist system। मतलब जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ख़त्म हुई थी तो जो कंट्रीज़ थी जो कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रही थी, तो ये जो प्रोसेस जा रही थी, तो ये जो प्रोसेस था ना कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, इस प्रोसेस को ही शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब ये जो प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ। मतलब सुनने में तो लगता है कितना इजी प्रोसेस होगा, बस कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ही तो जाना था, बट नहीं। इस प्रोसेस को करते करते बहुत से लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई थी, बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। क्योंकि पहले ना यूएसएसआर में पहले लोग कैसे रहा करते थे कि मतलब वो एक लैंड वगैरह में खेती बाड़ी करते थे, स्टेट उनको कंट्रोल करता था, खाने से लेकर हर चीज़ वो दे देता था उनको, मेडिकल एजुकेशन वगैरह सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करता था। बट कैपिटलिज्म में इनको सब कुछ खुद करना था, तो इनके पास तो स्टार्टिंग में पैसे थे नहीं। जो उस टाइम गरीब थे ना यूएसएसआर के टाइम, वो और ज़्यादा गरीब हो गए थे, और जो अमीर थे, अमीर लोग थे उस टाइम, वो और ज़्यादा अमीर हो गए थे। तो ना ये प्रॉब्लम आई थी। अब मैं आप शॉक थेरेपी, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy। मतलब जो हमारा मॉडल चेंज हुआ था ना कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, वो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में हुआ था। तो जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ना बहुत बड़ा रोल था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में, इसको शॉक थेरेपी कहा गया है। मतलब जो ये वर्ल्ड बैंक था ना, मतलब जो वर्ल्ड बैंक था और आईएमएफ था, ये लोन देता था कंट्रीज़ को। तो ये बहुत इजी हो चुका था एक तरीके से। जो मतलब गरीब गरीब कंट्रीज़ भी थी ना, वो लोन ले लेती थी, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ उनको लोन दे देता था। ओके, Shock therapy varied Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former second world countries, but its direction and features were quite similar। मतलब शॉक थेरेपी हर कंट्री में हुई थी। किसी कंट्री में शॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई थी और किसी कंट्री में शॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा स्लो हुई थी, पर जो इसके डायरेक्शन और फीचर्स थे ना वो बहुत हद तक सेम थे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely and structures involved during the Soviet period। मतलब जो सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ थी, उन जो सोवियत के जो लोग थे, जो कंट्रीज़ थी उनकी, उनको सब कुछ ख़त्म करना था। मतलब जो स्ट्रक्चर्स वगैरह पहले बने हुए थे यूएसएसआर के टाइम, उनको वो भी ख़त्म करने थे। जैसे वो रहते थे, उनका रहन सहन वो भी चेंज करना था। मतलब परंपराएं, रीति वगैरह सब कुछ उनको ख़त्म करने थे। ठीक है, उनके जो कुछ तौर तरीके वगैरह होते थे, उनको सब कुछ ख़त्म करने थे। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा वो उनके लिए। Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediate bought in। मतलब पहले किसी के पास भी लैंड्स वगैरह खुद की नहीं होती थी, स्टेट होल्ड करता था लैंड। बट अब खुद कैपिटलिज्म में अब खुद लोग अपनी लैंड्स खुद होल्ड करेंगे। मतलब पहले क्या होता था, पहले जो खेती बाड़ी भी होती थी ना एक लैंड में, तो जितने लोग उस लैंड में खेती बाड़ी कर रहे होते थे उनको वो चीज़ आधी आधी उनके नीड के हिसाब से मिल जाती थी, बटती थी उन पे। बट अब जो कैपिटलिज्म में क्या होता था, कैपिटलिज्म में जो लैंड्स वगैरह थी सब कुछ उनका था। मतलब वो जो खेती बाड़ी करेंगे उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, वो कर रहे हैं वो अपने पास रखें। मतलब अब प्रॉफिट भी उनका था और लॉस भी उनका था।
collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. मतलब पहले उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो जहाँ खेती बाड़ी करते थे वहाँ जितने लोग थे उन पर बांट दिया जाता था सब कुछ, बट अब उनके पास सब कुछ अपना था। उनके शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व द ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज कंट्रीज़। मतलब इनके रिलेशन भी डिफरेंट हो गए थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ शॉक थेरेपी के बाद। अब क्या क्या डिफरेंट हुए थे इनके रिलेशन शॉक थेरेपी के बाद, ये देखते हैं। डेवलपमेंट वॉज नाउ इन्वेसेस्ड through more trade and thus a sudden and complete switch to free trade or considered essential। मतलब उनको अपनी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट का तरीका चेंज करना था, उनको फ्री ट्रेड लाना था जिससे वो हर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर पाए, क्योंकि यूएसएसआर में ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वेयर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंजेस। मतलब FDI मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ लेन देन करना इम्पॉर्टेंट हो गया था, और फ्री ट्रेड रिजाइम करना भी इम्पॉर्टेंट हो गया था। जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी उनको FDI और फ्री ट्रेड रिजाइम करना था, जिससे इनकी बैकवर्डनेस दूर हो पाए, जिससे डेवलप हो पाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉर्टेंट हो गया था इन कंट्रीज़ के लिए। मतलब दूसरे देशों में अपना पैसा लगाना और प्रॉफिट करना, ये इनको इम्पॉर्टेंट हो गया था इनके लिए। फाइनेंशियल ओपनिंग अप ऑफ डीरेगुलेशन मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉर्टेंट, मतलब फाइनेंशियल ओपनिंग और डीरेगुलेशन इम्पॉर्टेंट हो गया था इन कंट्रीज़ के लिए। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ ऑल द सोवियत ब्लॉक्स। मतलब USSR जो इतनी सारी कंट्रीज़ का अलाइज बना हुआ था, वो उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता ही नहीं था। मतलब USSR जो इतनी सारी कंट्रीज़ के का अलाइज बना हुआ था, वो उन सब कंट्रीज़ के साथ ही अलाइज करता था। तो वो जो ट्रेड करता था ना उस टाइम उस कंट्रीज़ के टाइम, वो ट्रेड ख़त्म करना था। USSR जो इतनी सारी कंट्रीज़ का अलाइज बना हुआ था ना, वो उन कंट्रीज़ के साथ अलाइज करता था, और वो जो ट्रेड करता था उसे वो ख़त्म करना था और न्यू कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करना था। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, दीज स्टेट्स वर टू बी अडॉप्ट द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब दीज स्टेट्स मतलब सेकेंड वर्ल्ड कंट्री को वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो करना था। मतलब कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन सबको फॉलो करना था। The Western capitalist state now become the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organization। वो कंट्री जो पहले से ही कैपिटलिज्म फॉलो करती हैं, जैसे USA, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ लीड करने लग गई थी न्यू कंट्रीज़ को। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं आई थी मार्केट में फ्री ट्रेड में, तो वो कंट्री जो पहले कैपिटलिज्म फॉलो करती थी वो लोग लीड करने लग गए थे। वो बताते थे कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसीज और शॉक थेरेपी के बारे में। फर्स्ट, लार्जेस्ट गैरेज सेल। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। USSR में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उन सब की बोनी लगाई थी। उस टाइम इतने पैसे नहीं थे USSR के लोगों के पास जिससे वो उसको ख़रीद पाएँ, ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद पाएँ, इसलिए बहुत चीप रेट्स में इनको बेच दिया गया था। द रिस्ट्रक्चरिंग was carried by market forces and not by government, therefore it lead to virtual disappearance of all the most important industrial system। USSR की जितनी भी इंडस्ट्री वो बिकती चली गई चीप रेट्स में। मतलब जो USSR का जो इंडस्ट्री थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी, डिसअपेयर हो गई थी। दिस इज़ नोन एज लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। जितनी भी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने
उन्हें बेच दिया गया था, जितनी भी स्टेट ओन इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें बेच दिया गया था प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, बहुत चीप प्राइस में बेच दिया गया था उन्हें। पीपल वर गिवन वाउचर्स टू विजिट द पार्टिसिपेट इन सेल एंड परचेज ऑफ कंपनीज, बट दे सोल्ड देयर टिकट्स इन ब्लैक बिकॉज दे वांट मनी। मतलब जो नॉर्मल पीपल थे यूएसएसआर के डिस्टिंगेशन के बाद, मतलब जो नॉर्मल जनता थी उनको भी पास दिए गए थे ऑक्शन में आने के लिए, लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो टिकट्स थी वो ब्लैक में बेच दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के लिए पैसे चाहिए थे। सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को चीप रेट्स में बेच दिया गया था, इसलिए इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा गया है। आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो। 2. डीरेगुलेशन ऑफ करेंसी। वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल डिक्लाइंड। मतलब जो रशियन करेंसी की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। द कलेक्टिव फ्रॉम system ended lead to food the collective from system ended lead to food shortage। मतलब पहले एक ही खेत में बहुत सारे लोग काम करा करते थे और जो उस खेत में उगाया जाता था वो उन बेसिक नीड्स के हिसाब से उनको बांट दिया जाता था, बट अब सबकी प्राइवेट लैंड थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। Inflation was so high that people lost their hard incomes। पीपल्स की सेविंग भी ख़त्म होने लग गई थी, जो उन्होंने इतना टाइम से बचा के रखी थी वो सारी सेविंग्स ख़त्म होने लग गई थी इसकी वजह से। सोशल वेलफेयर सिस्टम डिक्लाइंड विद ड्रॉ ऑफ सब्सिडीज पुश्ड लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू पुअर। मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन एक्सेट्रा गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड। पहले सब चीज़ों में सब्सिडीज़ मिलती थी, बट अब वो सब्सिडीज़ मिलना भी बंद हो गई थी। जो मिडिल क्लास लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। द मिडिल क्लास वर पुश्ड टू पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, हाई क्लास माइग्रेटेड और डिसइंटीग्रेटेड। जो हाई क्लास के लोग थे वो माइग्रेट हो गए थे, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे थे या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में रहने लग गए थे। माफिया टुक प्लेस इन दीज कंट्रीज़। जिस कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम था ही नहीं, बहुत वीक गवर्नमेंट सिस्टम था, उस कंट्रीज़ में माफिया आ जाते थे, वो लूट पाट वगैरह करते थे, जितना उनके पास होता था थोड़ा बहुत खाने के लिए वो भी माफिया वगैरह लेके चले जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। अब आप देख रहे हो कि शॉक थेरेपी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लोगों को शॉक थेरेपी की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज़ वॉज ड्राफ्टेड वेरी हर्रिडली। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी पास हो रहा था और सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई थी। प्रेसिडेंट exercises exclusive power and several of them became very authoritarian। मतलब अगर सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ही आ जाती तो प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता, वो भी सही नहीं था। इन सेंट्रल एशिया प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर, सिविल बिकम ऑथोरिटेरियन। एग्जाम्पल ये है, और सारी पावर ना आने का एग्जाम्पल भी एक ये था कि जो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान था ना, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपने वो 10 साल के लिए वैसे ही लीडर्स थे, बट उन्होंने 10 साल अपने और एक्सटेंड करवा दिए। उन्होंने अपनी जो पावर था उसका मिसयूज़ किया। इन कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी और बहुत गंदे कॉन्स्टिट्यूशन बने थे इनके, और पावर का यूज़ तरीके से करा ही नहीं जाता था, बहुत मिसयूज़ किया जाता था इन्होंने पावर का बहुत मिसयूज़ किया था इन्होंने पावर का। देयर वॉज नो जुडिशरी सिस्टम। मतलब वहाँ पे जुडिशरी सिस्टम ही था, मतलब अगर किसी के साथ गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे कोई न्याय दिलाने वाली कोई न्यायपालिका थी ही नहीं वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ओके, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हुए थे
उन कंट्रीज़ के साथ जो यूएसएसआर से अलग हुई थी। वो कंट्रीज़ जो यूएसएसआर से अलग हुई थी वहाँ पे सिविल वॉर हुए थे, अपने राइट्स के लिए लोग लड़ रहे थे, दंगे हुए थे, बहुत सारे दंगे फसाद सब कुछ हुआ था वहाँ पे। लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे उस टाइम। सबसे पहले सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था रशिया में, रशिया के 2 स्टेट्स के अंदर हुआ था ये सेशनिस्ट मूवमेंट। रशिया के 2 स्टेट्स के अंदर हुआ था ये सेशनिस्ट मूवमेंट, चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान के अंदर हुआ था सेशनिस्ट मूवमेंट। ये कंट्रीज़ अलग होना चाहते थे रशिया से, इनको अलग होकर अपनी नई कंट्री बनानी थी, अपनी खुद की कंट्री बनानी थी। बट रशिया ने इनकी बात नहीं सुनी और रशिया ने इनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए थे। ये बहुत गलत चीज़ थी उस टाइम, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी। अगर कोई स्टेट अलग होना चाहती है, अगर कोई स्टेट अलग होना चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसमें बॉम्ब गिरा देगा या कुछ करेगा। ये चीज़ बहुत गलत थी उस टाइम। अभी हमने पढ़ा सेशनिस्ट मूवमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेक्टेरियन मूवमेंट के बारे में। जब 2 टाइप के लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, या 2 रिलीजियस के लोगों के बीच में लड़ाई होती है, उसको कहते हैं सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल एशियन में तजाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ था जो चला था 2001 तक सिविल वॉर चला था। ये सिविल वॉर जो तजाकिस्तान में हुआ था ये 10 सालों तक हुआ था। उसके बाद अज़रबैजान में भी सिविल वॉर हुआ था। जो उनमें क्यों हुआ था, जो लोकल अर्मेनियंस थे ना वो चाहते थे अर्मेनियंस के साथ होना, इसलिए ये वॉर हुआ था। लोकल अर्मेनियंस ने वॉर स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनको अर्मेनियन बनना था, उनको उसके साथ रहना था। फिर जॉर्जिया में भी डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस होने लगी थी, ठीक है। फिर जॉर्जिया में भी डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस होने लगी थी, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट एंड एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। ओके, मतलब यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो गए थे। कुछ कंट्रीज़ उस टाइम रिवर के डिस्प्यूट को लेकर भी वॉर कर रही थी। इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल बन चुका था उस टाइम। तो ये सारी टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स थी जो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था उन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया ने सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद इंडिया। ओके, वी नो दैट इंडिया साइन अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद रशिया। हमें पता है कि इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ। इंडिया रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। मतलब इंडिया के जो रिलेशन था रशिया के साथ वो इम्पॉर्टेंट भी था हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। Indo-Russian relation are embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस थे वो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। मतलब जैसा उनका ट्रस्ट था, जैसे मतलब वो फेथ रखते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के स्टैंड लेते थे, वो सब कुछ। इंडियन हीरोज़ फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़। मतलब जो इंडिया के हीरो थे राज कपूर और अमिताभ बच्चन, ये सब इनके ना वो कर देते, मतलब कि रशिया के लोगों ने ना अपने बच्चों के पेट नेम रख रखे थे हमारे हीरोज़ के नाम से। ओके, वन कैन हेयर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। मतलब रशिया के लोग हिंदी फिल्म्स देखा करते थे, सॉन्ग सुना करते थे। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विज़न ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो दोनों ना एक सपना देखा करते थे, एक विजन देखा करते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का। मेक अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का जिसमें कोई मनमुटाव कुछ ना हो, मतलब सब अच्छे से रहें, हर एक कंट्री अच्छे से रहे, कुछ ना हो, सब कुछ अच्छे से रहे, कोई लड़ाई झगड़ा उस टाइम कुछ ना हो, वो ये चाहते थे। इंडिया एंड रशिया bilateral agreement were signed between India and Russia as part of the Indo-Russian strategic
मतलब इंडिया और रशिया ने 2001 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था इंडो रशियन एग्रीमेंट। उसके बेनिफिट्स भी क्या क्या थे, इनकी जो फ्रेंडशिप है उनकी बेनिफिट क्या थे। एग्रीमेंट 2001 में साइन हुआ था ये। इशू ऑफ कश्मीर हुआ था जब, तो रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था इंडिया को, स्टैंड लेता था इंडिया के लिए, और इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब इस सब की वजह से बहुत मदद मिली थी हमारे इंडिया को। एनर्जी सप्लाईज, जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ती थी ना रशिया की, किसी भी टाइम किसी भी समय जब भी ज़रूरत पड़ती थी इंडिया को रशिया की, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार होता था, हमेशा सपोर्ट करता था इंडिया को। जब भी ऑयल क्राइसिस हुए थे हमारे रशिया में जब भी ऑयल क्राइसिस हुए थे इंडिया में, तो हमेशा सपोर्ट किया था, मदद की थी रशिया ने। शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, हमेशा रशिया मदद करता था इंडिया की, जितने भी आर्म्स वेपन्स वगैरह थे उन सब की सप्लाईज होती थी हमारे रशिया से। ओके, आप सबने देखा कितने अच्छे रिलेशंस थे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में, अब भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।